Welcome back, students, in my YouTube channel. Hope you are excited about the new chapter. Today, we will start a chapter 8 concept of cost. In this chapter, we will discuss about some points which are on your screen now. The first point is concept of cost. कॉस्ट क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको हम जानेंगे. देन शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शॉर्ट रन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसको देखेंगे. इसमें फिक्स कॉस्ट है, उसके बिहेवियर को देखेंगे. वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट डिस्कस करेंगे. एवरेज कॉस्ट हम इसमें पढ़ेंगे. मार्जिनल कॉस्ट एंड रिलेशन बिटवीन एवरेज मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के बीच का जो है ये रिलेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, it is my humble request to all of you that kindly subscribe my YouTube channel, like the video and press the bell icon button there for further notification. So let's start today's study. What is cost or cost concept? The concept of cost. Then it is clear that for some output we need input. आउटपुट के लिए हमें कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा. विदाउट इनपुट वी कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ आउटपुट. जो इनपुट देने के लिए जो भी आपके पास कॉस्ट लगेगा, जो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड कॉस्ट. सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स अ फर्म नीड्स इनपुट. ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट. इनपुट दो तरीके के होते हैं, फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट. फैक्टर इनपुट में आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरल स्किल आएगा. कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है. सेकंड, नॉन फैक्टर इनपुट. इसमें आपके रॉ मटेरियल आ जाता है. एज अ एग्जांपल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये जो सारी सर्विसेज हैं दे कैन बी साइटेड एज द एग्जांपल ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज. Cost refer to the expenditure incurred by the producer on the factor as well as the non-factor input. तो जो कॉस्ट को आपको डिफाइन करना होगा, मतलब वो खर्चा जो एक प्रोड्यूसर ने किया है फैक्टर और नॉन फैक्टर दोनों चीजों पर मिला करके. तो यहाँ बॉक्स में आप देख सकते हैं, कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर. एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दो कॉस्ट इसमें शामिल होते हैं. ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी. सिंपल वर्ड्स में मैं समझाता हूं. आपको जो क्वांटिटी दी गई है कि आपको इस क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, उस क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो इनपुट पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड कॉस्ट. और उसमें आपके पास फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर दोनों कॉस्ट शामिल होते हैं. यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर दीज कॉस्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता देता हूं. एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है, अगर किसी प्रोड्यूसर ने मार्केट से किसी फैक्टर को खरीदा है, ये पैसा उसका मार्केट में गया है, मार्केट से कोई परचेजिंग की है, तो वो आपके पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी. अगर प्रोड्यूसर ने अपने खुद के किसी रिसोर्सेज को काम में लिया है, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. जैसे अगर आपके पास एक शॉप है, शॉप पे बैठने के लिए आपको एक चेयर चाहिए, दिन भर बैठना है, आपने अपने घर से एक चेयर मंगाई और दुकान पे रख ली, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. आपको दुकान पे पंखा चाहिए हवा के लिए, आपने घर में एक एक्स्ट्रा पंखा पड़ा था, उस पंखे को लिया और दुकान पे लगा दिया, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. आप अपनी दुकान पे खुद बैठे, आपने कोई हायर वर्कर को हायर नहीं किया है, तो ये भी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है आपने रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदा है, पैसा बाजार में दिया है, तो ऐसी जो कॉस्ट है वो एक्सप्लिसिट होंगी. अगर आपने अपनी खुद की दुकान है और उसी में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो दुकान का किराया आपके पास बचेगा, बट इट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा. आपने अपना खुद का पैसा बिजनेस में लगाया, लोन नहीं लिया है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो ये भी इम्प्लिसिट कॉस्ट में काउंट होगा. Okay, let's study. All inputs may not be purchased from the market. A producer may use some self-owned inputs. Example, instead of hiring worker from the market, producer may use his family labor. Likewise, a producer may use his own land instead of taking it on the lease. अब जमीन आपने किराए पे ना लेके अपनी जमीन को काम में लिया, अपनी दुकान को काम में लिया, आपने लेबर हायर नहीं किया, खुद अपनी दुकान पे बैठे. So all these are the example of implicit cost. Expenditure incurred by the producer on the purchase of input from the market is called explicit cost.
ऑन द अदर हैंड अगर वो मार्केट से ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ द सेल्फ ओन्ड इनपुट इज, सेल्फ ओन्ड जो इनपुट होंगे वो आपके पास हो जाएंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट. इन इकोनॉमिक्स टोटल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड कंसिडरिंग बोथ इट्स एलिमेंट्स. और जो टोटल कॉस्ट है इकोनॉमिक्स में वो कैलकुलेट की जाती है इन दोनों एलिमेंट के बेस पे की जाती है. सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, इन दोनों को मिलाने पे आपके पास ये बनेगा. तो इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है. कॉस्ट कुछ नहीं होता हमारे इकोनॉमिक्स में, जो भी होता है वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक. एंड वी नो दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द टोटल सेक्रीफाइस इन्वॉल्व इन अंडरटेकिंग दैट एक्टिविटी. उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए जो भी आपने सेक्रीफाइस किया इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो पैसा लगाया आपने, फिजिकल अगर काम किया है तो आपकी सैलरी वहां बनेगी. ये सारी चीजें कॉस्ट में कैलकुलेट या मेजर की जाती हैं. Thus, cost of the producing a given amount of the output is to be measured in terms of sacrifice involved in producing that output from the producer's point of view. ये producer के व्यू पॉइंट से हम इसको देखते हैं. The sacrifice involved in producing a given amount of output include, इसमें क्या चीजें इंक्लूड होंगी, implicit cost भी होगा और explicit दोनों होंगी. A glance at the following फ्लो चार्ट, आप एक फ्लो चार्ट देख लें. कॉस्ट जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होता है हमारे पास, और इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट आपके पास आएंगे. एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट आएंगे. एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट है इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हायरिंग, परचेजिंग, इनपुट्स जो है फ्रॉम द मार्केट होगा. और जो इम्प्लिसिट है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट का कॉस्ट आ जाएगा. इसमें आपके पास पेमेंट मेड बाय अ फर्म टू अदर, दूसरी चीज, दूसरे लोगों को जो आपने पेमेंट किया है हायर और परचेज करने पे, वो इंक्लूड होता है फ्रॉम द मार्केट. और यहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ द सेल्फ ओन्ड इनपुट इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज. तो सेल्फ ओन्ड जो रिसोर्सेज है उनकी प्राइस को आप कैसे नापेंगे, उनके नेक्स्ट बेस्ट यूज में के तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नापा जाता है. कि अगर आप अपनी दुकान पे कब बैठे हैं, सपोज करो आप अपनी दुकान पे बैठे, अगर आप दुकान पे नहीं बैठे होते तो आप किसी फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम कर रहे होते, एज अ टीचर किसी स्कूल में काम कर रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, तो वहां जो आपको पैसा मिल रहा होता, सपोज करो आप दुकान पे ना बैठ के कहीं स्कूल में या किसी फैक्ट्री में काम करते हो, वहां आपको 12,000 पर मंथ मिलता है. देन दुकान पे बैठने का 12,000 आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा. आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग. यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम एनी टाइम इन कमेंट सेक्शन. Now it is the time to find the difference between explicit cost and implicit cost. It is very easy. Let me read it. हमने पूरा पढ़ लिया है. First है, it is the opportunity cost of purchasing input from market. और ये अपने पास implicit हो जाएगा. It is the opportunity cost of using self-owned resources. जो self-owned आपके पास फैक्टर जो प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट है. सेकेंड आता है, it is measured in terms of the cash payment that a firm makes to other from the purchase of input. आपने मार्केट से इनपुट को परचेज किया, दूसरे को पेमेंट किया, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुआ. और यहाँ पे आपको किसी को पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि आपने सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज को काम लिया है. इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द इनपुट कॉस्ट ऑफ द सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज में. एग्जाम्पल में यहाँ पे वेजेस पेड टू द वर्कर आ जाएगा, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये एग्जाम्पल है एक्सप्लिसिट कॉस्ट के. इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल है एस्टिमेटेड रेंट ऑन द एम्प्लॉयर्स ऑन बिल्डिंग, हमारी खुद की बिल्डिंग का किराया हो गया. इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो ऑन अपने आपने खुद का पैसा लगाया ना बैंक से निकाल के बिजनेस में, 5 लाख रुपए दुकान में लगा दिया, तो 5 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट आपके पास बचता है, बट वो क्या हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट में काउंट होगा. ठीक, क्योंकि अगर आपने वो पैसा बिजनेस में नहीं लगाया होता तो बैंक में एफडी करवाया होता, एफडी पे बैंक आपको जो मिनिमम जो भी उनका क्राइटेरिया उस पे इंटरेस्ट पेमेंट देता है. अभी 5.25 करंटली शायद बैंक में चल रहा होगा अप्रोक्सीमेट, तो वो आपका इंटरेस्ट जाता है, तो वो आपके कॉस्ट हो जाता है पैसे का जो आपने बिजनेस में लगाया है. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के जरिए और इसको हम समझते हैं कि आपको और ज्यादा अच्छा समझ आएगा. हियर इज द एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन.
leaving a job of rupees 40,000 per month and evicting his tenant from the paying 50,000 per month. आप समझे, एक आदमी ने 40,000 रुपये का पर मंथ का जॉब छोड़ा, फिर उसने अपनी जमीन जो किसी को किराए पे 50,000 रुपये में दी हुई थी उसको खाली करवाया टेनेंट से पर मंथ फॉर अ फैक्ट्री प्रेमिसेस. अब वहां पे वो अपनी फैक्ट्री को सेटअप करेगा. एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट, वहां उसने गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया. ही पेज 10 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज फॉर द परचेज ऑफ इनपुट, और 10 लाख रुपए का इनपुट अपनी फैक्ट्री के लिए मार्केट से कहीं ना कहीं उसने खरीदा. अब 10 लाख रुपीज का उसने खरीद लिया. फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो अब आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में इसको निकालना है. क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट है और क्या एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. सो हियर इज द सॉल्यूशन. टोटल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा. पेमेंट टू अदर पेमेंट उसने किस किस को किया, 10 लाख रुपए उसने मार्केट से परचेज किया. तो ये इसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा. इम्प्लिसिट कॉस्ट में उसने 50,000 रुपये तो टेनेंट से जो लेता था वो खाली करवाया उसने, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा. और 40,000 उसने पर मंथ का अपना जॉब छोड़ा, तो 90,000 जो रुपीज़ हैं ये इम्प्लिसिट कॉस्ट हुआ और 10 लाख रुपीज़ उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुआ. टोटल कॉस्ट 10,90,000 हुआ. सो इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. नाउ कम टू द सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. देखो प्रोडक्शन जो कॉस्ट होता है इसमें आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरल स्किल और प्रॉफिट, ये सारी चीजें कैलकुलेट है. ठीक, उसमें आपका इंटरेस्ट भी आ गया, रेंट भी आ गया, कैपिटल का जो इंटरेस्ट हमने जोड़ ही लिया, सैलरीज वेजेस आ जाती हैं, और एंटरप्रेन्योरल स्किल का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे कैलकुलेटेड है. ये प्रोडक्शन कॉस्ट होता है. फिर आप प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए जो एडवर्टाइजिंग करते हैं उसका जो कॉस्ट होता है, जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट में उस कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो वो सेलिंग कॉस्ट के बराबर हो जाता है. तो सेलिंग कॉस्ट में एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट है वो जुड़ा हुआ होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट में वो नहीं जुड़ा हुआ होता है. अब इसको पढ़ के देखते हैं. सेलिंग कॉस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रमोट द सेल, जो सेल है उसको प्रमोट करने के लिए, ऑफ द कमोडिटी. एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट. प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फॉर्म में होता है, ऑन द इनपुट ऑफ द प्रोडक्शन अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. जो गिवन लेवल ऑफ जो आउटपुट होता है वो उसके लिए होता है. In the present chapter, we are focusing only on production cost as prescribed in the syllabus. जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया हुआ है प्रेजेंट चैप्टर में, आप उसी पे फोकस करेंगे. शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट करो, ये आपके सिलेबस में शॉर्ट रन में हम कॉस्ट को जानेंगे. डिफरेंट जो कॉस्ट है उसको शॉर्ट रन में हम पढ़ेंगे, और उस कॉस्ट के कर्व का शेप क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, ये हम डिटेल में देखेंगे. तो शॉर्ट रन इज द पीरियड ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल. ये आपने प्रोडक्शन जो लास्ट चैप्टर था प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू फैक्टर, उसमें आपने पढ़ा है. अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट रन कॉस्ट हैव टू कंपोनेंट्स. कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं शॉर्ट रन में, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. रेफरिंग टू द एक्सपेंडिचर, और वेरिएबल जो कॉस्ट है उसमें वेरिएबल होगा, और फिक्स्ड के लिए जो फिक्स एक बार आपको खर्चा करना पड़ता है. सो टोटल कॉस्ट जो आती है टीसी इज इक्वल टू आपके पास टीएफसी एंड टीवीसी का सम टोटल होगा. ये आपको याद रखना पड़ेगा. टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है. फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो प्रोडक्शन जीरो होने पे भी होता है. इसमें आपकी बड़ी जो मशीनरी जो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, वो आ जाता है. और वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास रॉ मटेरियल, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने पे आपके पास स्टार्ट होते हैं वो शामिल होते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट अपने पास फिक्स कॉस्ट को सबसे पहले लेते हैं. फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ फिक्स फैक्टर. फिक्स कॉस्ट उन फैक्टर्स का कॉस्ट होता है जो कि फिक्स फैक्टर होते हैं, जो जीरो प्रोडक्शन पे भी होते हैं. नेक्स्ट पेज अपने पास आते हैं. दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट. ये हमने पहले पढ़ लिया है. फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा एज योर आउटपुट इज चेंज.
फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड ऑल द टाइम। प्रोडक्शन किसी भी लेवल पे हो, फिक्स कॉस्ट आपके पास शॉर्ट रन में फिक्स रहता है। इन अ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म अ मशीन इज इंस्टॉल्ड एज अ फिक्स फैक्टर। एक कारपेट मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म है उन्होंने एक मशीन को इंस्टॉल किया इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन। लेट अस अज्यूम दैट इट कैन बी मेक 6 कारपेट अ डे। अब मानते हैं कि ये मशीन 6 कारपेट एक दिन में बना देती है एंड दैट द कॉस्ट ऑफ हायरिंग द मशीन इज 500 रुपीज पर डे। अब उस मशीन का 500 रुपये एक दिन का खर्चा है। ओब्वियसली 500 पर डे इज द फिक्स कॉस्ट दैट द प्रोड्यूसर हैज टू इनकर्ड इवन व्हेन नो कारपेट इज मेड इन अ डे। अब 500 रुपये एक दिन का उसका खर्चा है, 6 कारपेट आप बना सकते हो। आप उससे चाहे कारपेट नहीं भी बनाते हो तो भी 500 रुपये का खर्चा है। अगर आपने पूरे 6 कारपेट बना लिए तो भी 500 रुपये का खर्चा है। 3 कारपेट बनाते हो तो भी 500 रुपीज पर डे का आपके पास खर्च। सो इट इज अ फिक्स कॉस्ट। तो पर डे आपके पास जो खर्चा आएगा ये फिक्स कॉस्ट 500 रुपये आपके पास रह जाएगा और यू कैन प्रोड्यूस 0 से 6 कारपेट आपसे प्रोड्यूस कर सकते हो पर डे। These costs are also called supplementary cost और overhead cost और indirect cost। तो फिक्स कॉस्ट के अलग जो 3 नाम है वो क्या है? पहला है सप्लीमेंट्री कॉस्ट है आपके पास, ओवरहेड कॉस्ट हो जाएगा। ये नाम आपको याद रखने, एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं आपको आंसर देना पड़ेगा। ओवरहेड कॉस्ट होगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट इज नोन एज 3 अदर नेम, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो प्रिंसिपल कंपोनेंट जो फिक्स कॉस्ट के आपके पास यहाँ बॉक्स में दिए हुए, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट, ये याद रखिएगा। एक्सपेंडिचर ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग, लाइसेंस फीस इसमें इंक्लूड होगा। वेज एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ। देखें, परमानेंट स्टाफ का सैलरी फिक्स कॉस्ट में है क्योंकि प्रोडक्शन 0 होगा तो भी परमानेंट स्टाफ को आपको पैसा देना पड़ेगा। सेकंड आता है एक्सपेंडिचर ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग पे होने वाला खर्चा इसमें शामिल होगा। एक्सपेंडिचर ऑन मशीन, प्लांट एंड लाइसेंस फीस, दीज आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। नाउ एक शेड्यूल हम यहाँ पे देखते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट। आपने यूनिट ऑफ आउटपुट यहाँ पे लिया है। जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है 0 to 6 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन 0 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ता है, बट फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स 10 10 10। इट विल नॉट चेंज क्योंकि ये फिक्स है। अगर ये चेंज हो जाएगा तो ये भी वेरिएबल हो जाएगा, देन ये फिक्स कॉस्ट ही नहीं रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास फिक्स रहेगा एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये शेड्यूल से आप समझ सकते हैं। देन व्हाट इज द शेप ऑफ फिक्स कर्व? फिक्स कॉस्ट का शेप कैसा होगा? इट इज जस्ट पैरेलल टू OX एक्सेस। आपको यह डायग्राम में बताया गया है 10 पे इसको फिक्स किया गया है तो OX एक्सेस के पैरेलल आ जाएगा। आपने OX एक्सेस पे किस चीज को लिया? आउटपुट को लिया है। और OY एक्सेस पे आपने किसको लिया है? टोटल कॉस्ट को लिया है, टोटल फिक्स कॉस्ट को लिया है। तो TFC का जो कर्व है आप यहां देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इट इज जस्ट पैरेलल टू OX एक्सेस बिकॉज इट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चेंज होने पे फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट पेज, यस, इन फिगर 1 जो उसका डिस्क्रिप्शन यहां दिया गया फिक्स कॉस्ट का, आई थिंक आई नीड नॉट टू रीड इट, यू कैन रीड इट एनी टाइम बाय पॉजिंग योर स्क्रीन। ऑल द मैटर इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। नाउ वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? ऐसा कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। एज योर प्रोडक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, दिस कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन कम होता जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होता जाएगा। दैट इज why it is called variable cost. Variable cost are those costs which are related to the use of variable factor. Variable cost refer to the expenditure incurred by the producer on the use of variable factor. जो variable factor को use करने में जो खर्चा आता है वो variable cost में होगा। These cost changes with the change in the volume of output. ये जैसे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज होता है तो ये कॉस्ट बदलेगा। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। एज आउटपुट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज एंड एज द आउटपुट डिक्रीजेज दीज कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीजेज। व्हेन आउटपुट इज 0 दीज कॉस्ट आर ऑल्सो 0। ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर प्रोडक्शन 0 हो जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपके पास 0 हो जाएगा। What is the other name of variable cost? It is prime cost और direct cost. इसको आप प्राइम कॉस्ट बोलेंगे और डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। फिक्स कॉस्ट को आप इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं।
What are the principal component of variable cost? There are four principal component. First, cost of raw material. Second, wages of casual worker. What do you mean by casual worker? वो वर्कर जो कि परमानेंट नहीं है, जिनको डेली आपने हायर किया है, डेली वेजेस के बेसिस पे हायर किया है। तो जो कैजुअल वर्कर है, जो परमानेंट नहीं है, उनको जो सैलरी मिलेगी वो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड होगा। परमानेंट वर्कर की सैलरी को फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। थर्ड पॉइंट अपने पास आता है एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आपकी कम या ज्यादा डेली खर्च होती है। किसी महीने में ज्यादा खर्च हुई तो ज्यादा बिल आएगा, कम खर्च हुई तो कम खर्च आएगा। जो बिजली में आपके पास फिक्स चार्जेस होते हैं वो फिक्स कॉस्ट में शामिल होंगे, जैसे मीटर किराया वगैरह, सरचार्ज, कई सारी चीजें जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल में आती हैं जो कि परमानेंट है, वो फिक्स कॉस्ट में जाएंगी। और जो एक्सपेंसेस है, हर महीने अलग अलग यूनिट बिजली का खर्च होता है, वो एक्सपेंसेस वेरिएबल में आते हैं। वियरिंग एंड टीयर, वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस। वियर टीयर का मतलब होता है कोई मशीन खराब होती है, उसकी रिपेयरिंग आपको करवानी पड़ती है टाइम टू टाइम। ऑफिस का जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो वेरिएबल कॉस्ट में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लिया जाता है, तो वियर और टीयर में जुड़ेगा। इसका लेना सिर्फ मशीनरी के खराब होने से नहीं है, ऑफिस में अगर कोई चेयर टूट जाता है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक जो फैन है, एसी का रिपेयर, ये मेंटेनेंस जो भी होता है, या आपके ऑफिस में पेंट वगैरह जो भी आपको करना पड़ता है, ये सारी चीजें वेरिएबल में इंक्लूड होंगी। नाउ इट इज टाइम टू स्टडी द शेड्यूल ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी आपने फिक्स कॉस्ट के शेड्यूल को देखा था। नाउ आपकी स्क्रीन पे एक शेड्यूल है जो कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट को बताता है। अगेन आपका जो प्रोडक्शन है वो 0 to 6 तक वेरिएट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट। जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीज होता है। 0 प्रोडक्शन पे ये 0 था, 1 पे 10 हुआ, फिर 18 हुआ, 24, 28, 32, 38। तो वेरिएबल कॉस्ट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एज योर प्रोडक्शन इंक्रीजेस। सो व्हाट इज द शेप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होगा? आप ये देखिए, ये ऐसा होगा। कैसे, मैं समझा देता हूं, दोबारा आपको अभी शेड्यूल दिखाऊंगा। स्टार्टिंग में ये क्या होगा, इस तरीके से कर्व आपके शेप में जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। यस, थोड़ा सा स्क्रीन पे डिस्टरबेंस हो गया था। नाउ इट इज ओके। यस, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो आपका जो कर्व है स्टार्टिंग में क्या होगा, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। ये जो आपके पास जाता है डिमिनिशिंग रेट है, फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगता है एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद। तो वाई ऐसा क्यों है, ये मैं आपको शेड्यूल से समझाता हूं। आप शेड्यूल में देखेंगे, पहले कॉस्ट 0 था 0 पॉइंट में, फिर ये 1 पे 10 हुआ, ठीक। 10 के बाद 18, मतलब 10 में 8 ऐड हुआ है, फिर 18 में 6 ऐड किया गया है, 24, फिर 24 में 4 ऐड किया है, फिर 28 में अगेन 4 ऐड किया है। ये बाद में इंक्रीज होने लगेगा। मतलब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपका जो टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा पहले, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। इसका रीजन हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पर मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ जो फैक्टर है, सम फैक्टर आर फिक्स्ड। तो फिक्स फैक्टर का जो यूज होता है, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, जब तक फिक्स फैक्टर फुली यूटिलाइज नहीं हो जाते तब तक वेरिएबल जो कॉस्ट है वो कम होता रहेगा पर यूनिट। दैट इज वाई वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय डिमिनिशिंग रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन। बट जब फिक्स फैक्टर फुली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, देन वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग रेट। तो उसका शेप कैसा आएगा, स्टार्टिंग में डिमिनिशिंग आएगा और उसके बाद ये कैसा आ जाएगा, इंक्रीजिंग। तो डिमिनिशिंग ये हुआ, फिर ये इंक्रीजिंग सडनली ऊपर जाएगा। अगेन रिपीट कर देता हूं, द वेरिएबल कॉस्ट increases by diminishing rate at the beginning of the production, but once the fixed जो factor है, once the fixed factor is fully utilized, then the variable cost will start increasing by increasing order। तो वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लग जाएंगे किसी ना किसी तरीके से करके। सो इट इज द डायग्राम ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। नाउ इट इज द टाइम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे तो आप पढ़ सकते हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन इट वंस, एक बार आप समझाने दें। फिक्स जो कॉस्ट होता है, फर्स्ट फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फिक्स फैक्टर पे इनकर्ड होते हैं, फिक्स फैक्टर पे खर्च किया जाता है। वेरिएबल कॉस्ट
ये वेरिएबल फैक्टर पे होने वाला कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड अपने पास आता है फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद इंक्रीज इन द और डिक्रीज ऑफ आउटपुट। जो फिक्स कॉस्ट है वो आउटपुट के इंक्रीज और डिक्रीज होने पे चेंज नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होता है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड आता है फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन जीरो होने पे भी कांस्टेंट रहेगा, ये जीरो नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन जीरो होता है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो रहेगा। फोर्थ डिफरेंस आता है फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड इवन बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो जाता है और वेरिएबल कॉस्ट कब स्टार्ट होगा, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। देन दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट। होप यू आर एंजॉइंग विद मी इन ऑनलाइन स्टडीज। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप यहाँ क्या देखते हैं, द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज वैलिड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड। इन द शॉर्ट पीरियड, जो शॉर्ट पीरियड में होता है वहां पे आपके पास इन दोनों में फर्क आता है। किसमें, फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। लॉन्ग पीरियड में सारी जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट हो जानी है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड द अदर जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम सेकेंड पार्ट में चैप्टर का कवर करेंगे। होप यू आर एंजॉइंग। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट, कीप मी वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑनलाइन। काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक इट।